नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं जेपीएससी जेट 2024 के सिलेबस को देख रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें आपको पेपर 1 में 10 यूनिट्स आते हैं। 10 यूनिट्स में आपका हायर एजुकेशन एक यूनिट है, जिसमें हम लोग देख रहे थे अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा। ये टॉपिक है आपका अंग्रेजों के समय भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या क्या सुधार किया गया, उसी का एक सब टॉपिक है जो आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है हंटर आयोग 1882 ईस्वी में। इसे हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले ब्रिटिश भारत में शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ, जो चार्टर एक्ट 1813 को देखे, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 को हम लोग देखे, और वुड डिस्पैच 1854 को देखे। हम लोग 1854 ईस्वी तक पहुंच चुके हैं। 1854 ईस्वी तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग 1882 को देखेंगे। हम लोग 1882 ईस्वी आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में, जैसा कि नाम है हंटर आयोग, नाम है हंटर आयोग, तो इसका मतलब ये अर्थ नहीं निकालना है कि हंटर मतलब अब वो बहुत निगेटिव चीज होता है। हंटर उसको बोला जाता है जिसे लोगों को, गुलाम भारत के लोगों को हंटर से मारा जाता था, या अभी भी घुड़सवार लोग हंटर का इस्तेमाल करते हैं, डंडा का इस्तेमाल करते हैं, उसको हंटर कहते हैं। लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये नाम है हंटर आयोग, और ये बहुत ही अच्छा आयोग था। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा आयोग माना जाता है। तो हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं, क्या क्या इसमें इसका आयोग का लक्ष्य था, क्या क्या इसका सिफारिश था, इसको हम लोग देखते हैं। तो 1882 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा को मूल्यांकन करने के लिए, जैसा कि हम लोग देखे बहुत सारे शिक्षा आयोग पढ़ लिए हैं, भारत बहुत सारे शिक्षा आयोग का गठन ब्रिटिश कर चुकी थी भारत में। तो उसको मूल्यांकन करने के लिए, उसको देखने के लिए, कहने का मतलब चार्टर एक्ट, मैकाले, वुड डिस्पैच, इन सभी को रिव्यू करने के लिए, जांचने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग बनाता है। उस आयोग का नाम है हंटर आयोग, या स्पेशली हम कह सकते हैं वुड डिस्पैच को जांचने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए भी यह आयोग बना था। वुड डिस्पैच के साथ साथ जितने भी आयोग थे उनको भी देखा गया, लेकिन स्पेशली कह सकते हैं, यदि पार्टिकुलर पूछा कि किस आयोग को गठन करने के लिए, किस आयोग को जांच करने के लिए हंटर आयोग बना था, तो हम कह सकते हैं कि वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी को जांच करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए यह आयोग बना। स्पेशली पूछा जाएगा तब, लेकिन यदि पूछा जाएगा कि ये आयोग किस लिए गठन किया गया था, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मूल्यांकन करने के लिए यह आयोग की गठन हुई। अब आते हैं ये आयोग के ऊपर। तो फरवरी 1882 ईस्वी में, फरवरी 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर को भारतीय शिक्षा के मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया। यानी लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा को मूल्यांकन करने के लिए एक टीम बनाया। भारतीय शिक्षा को मूल्यांकन करने के लिए, देख रेख करने के लिए कि क्या ये भारतीय शिक्षा ठीक से काम कर रही है कि नहीं, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इसको देखने के लिए फरवरी 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक टीम बनाया गया, और उस टीम के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था विलियम हंटर। विलियम हंटर उस टीम के जो लीडर थे, उस टीम के अध्यक्ष थे, उनका नाम था विलियम हंटर, और इन्हीं के नाम पर ये हंटर आयोग जाना जाता है, ये पॉपुलर है हंटर आयोग। अब लॉर्ड रिपन कौन थे? तो लॉर्ड रिपन आपका भारत के वायसराय थे, उस समय के भारत के वायसराय थे, भारतीय वायसराय थे। देखिएगा 1857 के पहले जितने भी, 1857 के पहले आप जितने भी आप देखिएगा तो आपको गवर्नर जनरल के नाम चाहेंगे, लेकिन 1857 के बाद जितने भी अधिकारी होंगे भारतीय, वो क्या नाम कहलाएंगे? वायसराय कहलाएंगे। तो वायसराय और गवर्नर जनरल में आप दिमाग में रखिएगा कि 1857 के पहले जितने भी अधिकारी, उच्च अधिकारी भारत के हुए, वो गवर्नर जनरल कहलाए, और 1857 के बाद जितने भी अधिकारी, उच्च अधिकारी होंगे, वो वायसराय कहलाए। गवर्नर जनरल डेट मीन्स ब्रिटिश कंपनी का एक अधिकारी होते थे। गवर्नर जनरल ब्रिटिश कंपनी का एक मेन अधिकारी होता था, जिसके देखरेख में कंपनी कार्य करती थी।
लेकिन आपका वायसराय कहने का मतलब हुआ कि वायसराय 1857 की जो क्रांति हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश जब समझ गए कि अब कंपनी से देश चलने वाला नहीं है, भारत देश संभलने वाला नहीं है, इसलिए वो अपना प्रतिनिधित्व भेजा। यानी वो डायरेक्ट ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व होता था, उसको हम लोग वायसराय के नाम से जानते हैं। चलिए आगे जानते हैं। लॉर्ड रिपन वायसराय थे और विलियम हंटर कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इसमें बहुत सारा इसका मोटो था, बहुत सारा उद्देश्य था। इस उद्देश्य को हम लोग देखते हैं कि हंटर आयोग के क्या उद्देश्य थे, हंटर आयोग कमीशन के क्या उद्देश्य थे। तो आप उद्देश्य लिखेंगे, इसका उद्देश्य क्या क्या इसका था हंटर आयोग का। तो हंटर आयोग का मेनली उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुझाव देना। जो भारतीय शिक्षा जो चल रहा था वर्तमान में, इसमें पहला था प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाना। प्राथमिक शिक्षा में सुझाव देना कि क्या प्राथमिक शिक्षा में और सुधार की आवश्यकता है, कैसे कैसे प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका पहला उद्देश्य आप लोगों ने देखा कि प्राथमिक शिक्षा में सुझाव देना। दूसरा इसका क्या मोटो था, दूसरा इसका क्या उद्देश्य था? तो मिशनरी द्वारा प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा के स्तर है उसका मूल्यांकन करना। मिशनरी द्वारा तो मिशनरियों द्वारा भारत में शिक्षा प्रदान किया जा रहा था, भारत में शिक्षा दिया जा रहा था, उसकी मूल्यांकन करना कि क्या मिशनरियों द्वारा भारत में जो शिक्षा दी जा रही है वो ठीक ठाक से काम कर रही है कि नहीं, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। अब प्रश्न आता है कि भारत में मिशनरी की शिक्षा कब प्रारंभ हुआ? तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पढ़े थे कि चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के द्वारा भारत में मिशनरी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। मिशनरी शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया था। तो यह अंग्रेजों के द्वारा मिशनरी शिक्षा चलाया गया था, तो उसकी भी देखरेख करने के लिए, उसका भी मूल्यांकन करने के लिए हंटर आयोग को जिम्मा मिला था कि आप इसको भी देखिए। अगला ये था इसका कि यह निर्धारित करना कि क्या निजी भारतीय शिक्षा संस्थानों में सरकार जो प्रोत्साहन दे रही थी उस प्रोत्साहन को कंटिन्यू रखना जरूरी है या आवश्यक है कि नहीं। तो अगला हम लिख सकते हैं कि निजी संस्थान पे जो एड्स दिया जा रहा था, निजी संस्थान के जो अनुदान दिया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, तो क्या उसको अनुदान देने की आवश्यकता है कि नहीं। इन 3-4 बातों को मेनली फोकस किया गया था हंटर कमीशन के कि आप इसको अपना देखिए। अब आते हैं इसका सिफारिश। जब हंटर कमीशन अपना सर्वे कर लिया तो सर्वे के बाद एक का सिफारिश दिया था ब्रिटिश को, ये सिफारिश क्या देखा था, तो इसको हम लोग देखेंगे हंटर कमीशन की सिफारिश। आप हेडिंग देंगे हंटर कमीशन के क्या क्या सिफारिशें थे। हंटर कमीशन ने सर्वे किया, हंटर कमीशन ने अपना सभी क्षेत्रों पर अपना काम किया, तो उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया, विलियम हंटर ने क्या क्या सुझाव दिए कमीशन के माध्यम से, और लोग उसको एक एक करके देखेंगे। पहला इनका सुझाव दिया गया था शिक्षा का नियंत्रण जिला और म्युनिसिपल बोर्ड को देने की बात कहा गया था। जैसा कि आप पिछला में हम लोग देखे थे कि वुड डिस्पैच में जो प्रत्येक राज्य को दिया गया था जिम्मा, जो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रत्येक राज्य को जिम्मा दिया गया था वुड डिस्पैच के माध्यम से। लेकिन हंटर कमीशन कहा कि नहीं, प्रत्येक राज्य को जिम्मा देने से वो शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगा, इसलिए हम जिला स्तर और म्युनिसिपल स्तर पर इसको काम देते हैं। तो जिला स्तर पर इसको दिया गया देख रेख करने के लिए, जिला और म्युनिसिपल स्तर।
शहरों में म्युनिसिपल होते हैं तो शहर में जिम्मा दे दिया गया म्युनिसिपल को और बाकी क्षेत्रों को जिम्मा दे दिया गया जिला को कि आप प्राथमिक शिक्षा को आप म्युनिसिपल और जिला देखेंगे। यही है कि जो भी कार्य होगा यही अपना डायरेक्शन देंगे और इन्हीं से प्राथमिक शिक्षा संचालन किया जाएगा। दूसरा इन्होंने बात कही अपने रिपोर्ट में कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा में होगा। तो प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम होगा प्राथमिक शिक्षा के माध्यम होगा मातृभाषा में होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनईपी 2020 में भी यह जिक्र है और ये लागू किया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा मातृभाषा में दिया जाएगा, ना कि अंग्रेजी में। जो बच्चों का मातृभाषा हो, जो जिस क्षेत्र का मातृभाषा हो उसी क्षेत्र के लोग को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। वही कॉपी किया गया है एनईपी 2020 में। अगला इन्होंने बात क्या कही, हाँ एक और बात है कि देखिए कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में, लेकिन इसके पहले क्या था, जो आप देखेंगे लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति 1835, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में क्या कहा गया था कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य था अंग्रेजी को फैलाना, अंग्रेजी पढ़ाना। लेकिन हंटर कमीशन ने सिफारिश किया कि नहीं, मातृभाषा की जो प्राथमिक शिक्षा के जो माध्यम होगा वह मातृभाषा होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए अधिक प्रशिक्षण स्थल निर्माण किया जाए। संस्था इन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेंड करने के लिए अधिक से अधिक ट्रेनिंग्स कॉलेज खुलवाया जाए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप हम लोग पिछला देखे थे कि वुड डिस्पैच में भी प्राथमिक शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए ये पहली बार बात किया गया था कि भारत में प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए कॉलेज खोले जाएं, ट्रेनिंग्स कॉलेज खोले जाएं, डाइट खोले जाएं। उसी को और ये बेहतर करने के लिए हंटर आयोग ने कहा कि खोले तो जाए लेकिन कम खुला हुआ है, प्रत्येक जिला स्तर पर खुला हुआ है, तो हो सकता है कि संख्या ज्यादा है तो जिला में 2 से 3 भी आप प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र आप खुलवाइए। तो इन्होंने सिफारिश किया कि अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खुले। अगला इन्होंने बात किया कि प्रत्येक जिला में आदर्श उच्च विद्यालय हो, प्रत्येक जिला में आदर्श उच्च विद्यालय हो। प्रत्येक जिला में आदर्श उच्च विद्यालय हो। और इसमें और अगला इन्होंने बात कहा कि स्कूल में जो पाठ्यक्रम है, बहुत तरह के जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे, उस पाठ्यक्रम को इन्होंने सीमित करने का प्रयास किया। बोला कि प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक बच्चों को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हम वैसे पाठ्यक्रम को पढ़ाएं जो व्यवहारिक हो, जो अप्लाइंग हो और स्थानीय भाषा पर जोर देता हो। तो प्राथमिक स्तर पर इन्होंने जो सिलेबस बनाया वह क्या हुआ, व्यवहारिक और स्थानीय भाषा पर जोर, व्यवहारिक और स्थानीय भाषा पर जोर दिया। व्यवहारिक और स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया। अगला इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उस पे बैन किया जाए। गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा था, धार्मिक शिक्षा बैन कर दिया गया कि इसमें यदि सरकारी स्कूल है आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, लेकिन आप अपने माध्यम से दीजिए, आप अपने संस्था के माध्यम से दीजिए, सरकार वहन नहीं करेगी धार्मिक शिक्षा देने के लिए, और सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसा कि पहले हम लोग देखे थे चार्टर एक्ट 1813 में कि धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था, उर्दू विद्यालय खुलवाए गए थे, संस्कृत विद्यालय खुलवाए गए थे, तो वैसा इसमें नहीं किया गया। क्रिश्चियन विद्यालय भी खुलवाए गए थे, मिशनरी विद्यालय खुलवाए गए थे, ये सभी धार्मिक शिक्षा से संबंधित था।
तो इन्होंने कहा कि नहीं, यदि सरकार पैसा दे रही है, ब्रिटिश कंपनी पैसा दे रही है भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, तो धार्मिक पर नहीं देगी। धार्मिक शिक्षा को इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। अगला कि मुसलमानों की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। मुस्लिम जो वर्ग थे, मुसलमानों की जो शिक्षा था, मुस्लिम वर्ग देखे, इन्होंने देखा अपने सर्वे में, हंटर के सर्वे जो हुआ उसमें देखा गया कि मुस्लिम का जो औसतन जो शिक्षा का जो रेशियो है, लिटरेसी रेशियो जो है वो बहुत कम है, इसलिए इन्होंने मुस्लिम के शिक्षा पर जोर दिया। धार्मिक शिक्षा नहीं, सामान्य जो शिक्षा जो विद्यालय में दिए जाते थे उस पर इन्होंने जोर दिया कि नहीं, मुस्लिम वर्ग को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा क्योंकि बहुत पिछड़े हैं। अगला इन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग पर ज्यादा जोर दिया। पिछड़ा वर्ग पर, पिछड़ा जो वर्ग था उस पर ज्यादा जोर दिया। पिछड़ा वर्ग कहने का मतलब हुआ ओबीसी एससी एसटी नहीं, उसमें पिछड़ा जो वर्ग थे जो समृद्ध से नीचे थे, जो रिच से नीचे थे और उनकी जो आय थी, उनका जो व्यवसाय था बहुत लो था, उनका जीवन यापन बहुत संघर्ष से गुजर रहा था, उसी को इन्होंने पिछड़ा वर्ग कहा। और पिछड़ा वर्ग देखिए, आपको अगला एक आयोग आया था डाउन्स टू वर्ड एक आयोग था। डाउनवर्ड्स थ्योरी में उच्च वर्ग को पढ़ाने के लिए कहा गया था कि उच्च वर्ग पढ़ेंगे तो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग लोग खुद ब खुद पढ़ लेंगे। लेकिन हंटर कमीशन कहा कि उच्च वर्ग पढ़ लिख लिए हैं, उच्च वर्ग के पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पिछड़े वर्ग जो हैं उनको जोड़िए। और ऐसा नहीं है कि खाली उच्च वर्ग, सिर्फ उच्च वर्ग को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उच्च वर्ग को पढ़ाया जाए तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पढ़ पाएंगे, इसीलिए सभी वर्ग को पढ़ाया जाए और जो पिछड़ा जो वर्ग थे इन पे ज्यादा जोर दिया गया। तो ये था आपका हंटर कमीशन से फैक्ट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।